नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं आप लोगों ने सराहे हैं, क्योंकि उसमें वो सच्चाई है जो अभी तक इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है लेकिन निकल करके सामने नहीं आई थी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व पूजता है। और जब हमने उनके खुलासे किए तो हमारे दर्शकों ने भी अब शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें डांट लगाते हुए ये कहा कि जिसको नरेंद्र मोदी स्वयं एक पूज्य व्यक्ति के रूप में मानता हो उसके खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं। हमारा यह चैनल केवल और केवल सच का साथ देने वाला है, किसी राजनीतिक दल को या फिर किसी स्थापित या विस्थापित व्यक्ति के मान मर्दन या मान सम्मान को बढ़ा चढ़ाकर बताने के हेतु बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी अगर इस देश के इतने बड़े लीडर थे, अगर उनके चरखा चलाने से ही भारत को आज़ादी मिली, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारे देश के क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाने वाली गोरी सरकार, फिरंगी सरकार ने कभी भी मोहनदास करमचंद गांधी को ऐसी सजा क्यों नहीं दी। वो अंतिम समय तक जिंदा कैसे रहे और किस प्रकार से नाथूराम गोडसे के द्वारा जो बताया जाता है कथित तौर पर उनको गोली मारी गई थी, वो गोली उन्होंने ही मारी थी या फिर किसी कांग्रेसी ने मारी थी, इसके ऊपर भी हम कुछ प्रश्न खड़े करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूँगा उन मेरे दर्शकों का, उन मेरे भाई बंधुओं का, उन मेरी बहनों का जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि आज की तारीख में एक वैश्विक नेता बन करके उभर रहे हैं, वो खुद मोहनदास करमचंद गांधी को पूज्य तुल्य मानते हैं और वो उनका हर जगह पर नाम लेते हैं, हर स्पीच में उनका 2-4 बार नाम तो जरूर आता है। तो ऐसे में आप मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर इस तरीके के लांछन कैसे लगा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ये मैं अपने मन से लांछन नहीं लगा रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ये बातें क्रॉस चेक करनी है तो उनकी जीवनी को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जाइए, सीधे पढ़िए और आपको पता लग जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन में कौन कौन से ऐसे समय थे जहाँ जहाँ पर उनके ऊपर सीधे सवाल आज ही नहीं उस समय पर भी उठे थे। 1948 में भी उठे थे, उनके मरने के बाद भी उठे थे। यहाँ तक कि स्वर कोकिला ने तो ये तक कह दिया था कि वो अभी नहीं मरते तो कुछ दिनों के बाद में कब्ज से मर जाते, इसलिए वो चले गए, उनके ऊपर रोना धोना बंद कीजिए। ये सब बातें लीजिए। अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी उनको इतना प्रेज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि 15 साल लगभग तक नरेंद्र मोदी गुजरात की सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने कभी भी गांधी को लेकर के ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और ना ही वो उनका नाम लिया करते थे और ना ही उन्होंने कभी उनको प्रेज किया था और ना ही कभी उन्होंने उनके लिए कोई बड़ी योजना या फिर उनका कोई बड़ा मूर्ति अनावरण या फिर उनकी मूर्ति के सामने झुकना या फिर हर 2 मिनट के बाद में उनका नाम लेना कभी भी नहीं किया था। आपको याद हो ना हो, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि जब वो मुख्यमंत्रित्व काल में थे तब भी उनकी जबान पर अगर किसी का नाम रहता था तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनसे भी ज़्यादा किसी का नाम रहता था तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारतवर्ष में सभी हिंदुओं के द्वारा समान रूप से मान्य हैं। सभी में वो एक विद्वान के रूप में माने जाते हैं, हिंदुओं के एक प्रतीक के रूप में माने जाते हैं और ख़ास तौर पर आरएसएस संघ जिन्होंने की आज़ादी की क्रांति में सबसे बड़े जो महानायक रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनको रिप्लेस करने के लिए स्वामी विवेकानंद जिनका कि आज़ादी की क्रांति में कोई योगदान नहीं था, उनको वहां पर स्थापित किया था जानबूझ करके। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा उन्हीं का नाम लेते थे, उन्हीं को प्रेज करते थे। ये अचानक से क्या होता है कि 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जबान पर अचानक से गांधी का नाम छा जाता है। और ये हम लोगों की और ख़ासतौर पर हिंदुस्तानियों की एक बहुत बुरी बीमारी है कि हम वक्त के साथ में पास्ट को भूल जाते हैं। हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने ना केवल गांधी बल्कि अंबेडकर जी का नाम भी उसी शिद्दत के साथ में लिया था और उनके लिए भी उनसे ज़्यादा योजनाएं बनाई हैं, उनसे ज़्यादा काम किया है, उनके 5 ऐसे स्थलों को सुरक्षित किया है, उनको ऐतिहासिक स्मारक के रूप में विकसित किया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब गांधी की, तो गांधी की ही बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कभी भी गांधी की स्मारक के सामने, उनकी मूर्ति के सामने
कहीं पर भी नहीं झुके थे। लेकिन जब वो सबसे पहली बार चयनित होकर के सदन पहुंचे, संसद पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले सीढ़ियों के ऊपर अपना माथा टेका और वहां से जाने के बाद में वो पूरी तरीके से उन्होंने 90 एंगल मारते हुए गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर के भी प्रणाम किया था। इससे पहले उनका ऐसा कोई दृश्य नहीं था। और यहाँ से शुरुआत होती है नरेंद्र मोदी के विदेश भ्रमण की। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जिस भी देश में, हमारे पूरे संसार में जितने भी देश हैं, उन देशों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई जाने या ना जाने, या फिर वहाँ पर स्वामी विवेकानंद को कोई जाने या ना जाने, लेकिन वहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी को अवश्य ही रूप में जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में वैश्विक नेता बनने के लिए जी जान की कोशिश लड़ाई है और उन्होंने जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बैसाखी उनको मिल सकती थी वो था मोहनदास करमचंद गांधी। सबसे बड़ी चीज़ कि वो खुद गुजरात से हैं, गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं। और अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में जाकर के भी, तो वहां पर भी विवेकानंद जी का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। वहां पर आपको मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां पर आपको मिलेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। तो जो 15 साल से लगातार एक हिस्सा बने हुए थे नरेंद्र मोदी के हर स्पीच के, हर भाषण के, वो स्वामी विवेकानंद जी अब पिछले 6 साल से आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से हमको पता लगता है कि अब उन्होंने अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा नेता सिद्ध करने की, स्थापित करने की जो रेस लगाई थी, उसमें उन्होंने एक तरीके से टूल की तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी को अब तक यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं। और मैं मानता हूँ कुछ लोग इसमें भी कहेंगे कि ये भी बहुत गलत शब्द है कि यूज़ किया है, करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर इस देश की कायाकल्प करते हैं, तो जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए वो कार्य नहीं किया जिस स्तर पर फिर भी उनको ख्याति मिली हुई है, उसको रिप्लेस किया जाए और इस देश को सच्चे रूप में एक विकसित देश बनाने हेतु अगर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं तो रिप्लेस करें और अपना नाम वहां पर स्थापित करें। यानी कि जहां MK गांधी के नाम से विश्व में भारत की पहचान हुआ करती थी, वहां मोदी के नाम से हो भविष्य में। मैं तो खुद इस बात को चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो तब की बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके विषय में कुछ विद्वानों ने जो कहा है, इसको मैं अपने ट्विटर पर भी पोस्ट करूंगा और इसको आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो। कुछ विद्वानों का 2019 के इलेक्शन के बाद में विश्लेषण आया था और उन्होंने लिखा था, मोदी डिड नॉट हैव सो मच पब्लिक लव फॉर गांधी व्हाइल ही वाज इन गुजरात। इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर द बिकेम PM. The only Gandhi act he did in Gujarat was to ban a book by Joseph Lillard, which alluded to Gandhi being gay. Gandhi's sexual misadventures would have got him to jail in the current age. But this is not about his sex life. In Gujarat, it was Sardar all the way, because Gujaratis themselves don't revere MKG all, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, all that much. The theatre and drama of Modi started after he became PM, especially if you notice his bowing techniques. In 2014, he bowed and did a full namaskar at the footstep of Parliament. 2019 के फिर बताया कि वो जिस समय पर संविधान के सामने झुके और उसके बाद में फिर से एक बार फिर से इन्होंने 90 मारी, कहाँ? मोहनदास करमचंद गांधी के स्टैचू के सामने। ये थी वो पूरी की पूरी स्थिति जहां पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी मोहनदास करमचंद गांधी को सिर पर बैठाए हुए हैं और उनको भगवान से भी ऊपर मानते हैं। सच्चाई मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, कभी भी उन्होंने MKG के लिए वो काम किया ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं कि MKG को कभी भी वो सजा क्यों नहीं मिली जो भगत सिंह को मिली है, जो खुदीराम बोस को मिली है, या फिर अन्य 7.5 लाख क्रांतिकारियों को मिली है। उसका कारण था 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के बाद में लोगों को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए, उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई जानी थी। फिर यह पूरा का पूरा ब्यौरा जो था पूरे देश भर से इकट्ठा किया गया, लोगों की जो भावनाएं थी वो पकड़ी गई, उनको पता लगा कि लोगों के अंदर किसी भी तरीके का रोष तो है।
उस समय पर एक संस्था बनाई गई A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई और यहाँ से फिर शुरुआत होती है एक ऐसे षड्यंत्र की जहाँ पर किसी भी सशस्त्र विद्रोह को वैचारिक विद्रोह में बदल करके केवल और केवल एक पार्टी में वैचारिक मंथन करने के लिए एक गोलमेज के चारों तरफ बैठाने का काम शुरू हुआ। और MKG को अंग्रेजी सरकार का सार्जेंट भी कहा जाता था, नौकर भी कहा जाता था, दलाल भी कहा जाता था, क्योंकि भारतीय परंपरा में चाहे आप, ये बात मैंने पहले भी बल्कि बता चुका हूं मैं, कि चाहे 1919 का प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो, कोई भी भारतीय सैनिक नहीं जाना चाहता था समुद्र पार करके, लेकिन जबरदस्ती इसी सार्जेंट ने उन लोगों को भेजा। लाखों लोगों की वहाँ पर मौत हुई, हजारों लोगों के अंग भंग हुए और देश से ना केवल लोग भेजे बल्कि महिलाओं के गहने जो थे, जेवर जो थे, वो पूरी तरीके से उतरवा करके ब्रिटिश शासन को दिया गया ताकि वो लड़ाई लड़ सकें, ब्रिटिशर्स अपनी लड़ाई लड़ सकें। इस देश का अगर उस समय पर कोई असली हीरो था वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष बाबू ने अपने देश की लड़ाई के लिए युद्ध लड़ा था और यहाँ पर ये अंग्रेजों का जो सार्जेंट था, अंग्रेजों का दलाल जो था, वो यहाँ से लोगों को सप्लाई कर रहा था ताकि जाकर के वो लड़ सके ब्रिटेन की तरफ से। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने दलाल को पालेगा पोसेगा या फिर उसको फांसी देगा। अब बात करते हैं कि क्या नाथूराम गोडसे ने ही गांधी को गोली मारी थी या फिर किसी और ने मारी थी। यह भी एक कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि जब गांधी को सामने से 3 गोली नाथूराम गोडसे जी ने मारी तो गांधी उसके प्रेशर से पीछे की तरफ गिरना चाहिए था, ना कि आगे की तरफ नाथूराम गोडसे के पैरों में, जबकि गांधी गिरे सामने की ओर। इसमें जब बाद में पोस्टमार्टम आई, उसके बाद में जब पूरी जांच हुई तो भी पता लगा कि जितनी गोलियां उनको मारी गई थी उतनी गोलियां नाथूराम गोडसे जी की बंदूक से नहीं चली थी। और इसका कारण था, उनकी मौत हुई है 30 जनवरी सन 1948 के दिन। 28 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी ने एक मसौदा तैयार किया था और उसमें कहा था कि कांग्रेस का जो अभी तक का उद्देश्य था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है और अब कांग्रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। 29 तारीख को यह मसौदा न्यूज़पेपर्स में छपा था और उस समय पर गांधी की बात गिराने वाला कोई नहीं था, लोग उसके साथ थे। ऐसे समय में कांग्रेस अगर डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़त्म हो जाती, तो आप सोचिए अगर उस समय पर कांग्रेस का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता तो क्या नेहरू, क्या उसके बाद में इंदिरा, तो क्या उसके बाद में राजीव, तो उसके बाद में कोई भी कांग्रेस, चाहे वो PV नरसिम्हा राव हो, चाहे वो फिर मनमोहन सिंह हो, क्या कोई भी प्रधानमंत्री बन पाता? क्या कांग्रेस का जो खानदान रहा है, गांधी नेहरू खानदान, वो अभी तक इस देश में इतने साल तक राज कर पाता? नहीं कर पाता। तो उसका डर किस व्यक्ति को था? आप इससे थोड़ा पहले जाएं तो आपको वहां भी पता लगेगा कि जब चंद्रशेखर जी जवाहरलाल नेहरू से मिलकर के निकले तो थोड़ी देर के बाद ही, जहां पर अंग्रेजी पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, उन्होंने चंद्रशेखर जी को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था और वहां पर भी चंद्रशेखर जी का बलिदान हो गया था। कौन हो सकता है इसके पीछे? जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की बलिदान के पीछे है, जो इस देश पर लगातार राज करना चाहता था। तो दोस्तों, आज हमने बात की है मोदी गांधी के भक्त क्यों हैं, हमने बात की है कि गांधी को फांसी क्यों नहीं दी गई, और हमने बात की है कि क्या नाथूराम गोडसे ही असली कातिल हैं गांधी के। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको ठीक ठीक मिले हों तो कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं। अगर आप इसके बारे में और कुछ शंका रखते हैं तो वो भी हमें आकर के अवश्य बताएं। MKG के ऊपर हम आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे और अधिक खुलासे करते रहेंगे। आप हमारा वेट कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।